नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर 2 के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बीए के 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यानी कि बीए में जब आप 5th सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पहले पेपर का सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर 1 में क्या पढ़ना, तो पेपर 1 में आपको साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में जानना है, ठीक है। जिसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ाऊंगा पहले मैं, फिर उसके बाद में हम लोग हिंदी आलोचना के जो विविध पहलू हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा। बहरहाल आज का जो वीडियो है ये है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य का। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य आपके पेपर नंबर 2 का नाम है। यानी प्रश्न पत्र जो आपका सेकंड वाला है, दूसरा प्रश्न पत्र, उसमें आपको पढ़ना है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। यानी कि आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक कौन कौन सी ऐसी कविताएं लिखी गई हैं हिंदी साहित्य में जो कि देशभक्ति की भावना से प्रेरित हैं, जिसमें एक प्रकार से देश का गौरव है, अतीत का गौरव है, अतीत का गुणगान है। ऐसी कविताएं जिसमें अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना एक प्रकार से जागृत होती है, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ठीक है। जिसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो इन रचनाओं में आपको देखने को मिलेंगी। ये रचनाएं कुछ ऐसी होंगी जो कि राष्ट्रीयता से प्रेरित होंगी, एक देश प्रेम की बात करती हुई प्रतीत होंगी। तो वो कविताएं आदिकाल में कौन कौन सी रहीं, रीतिकाल में कौन कौन सी रहीं, भक्ति काल में कौन कौन सी रहीं, या फिर आधुनिक काल में आकर के भारतेंदु युग से लेकर के द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति, प्रयोग, नई कविता और ऐसे तमाम प्रकार के वर्तमान युग तक एक प्रकार से चीज़ों को हम समझेंगे। यहाँ तक कि बॉलीवुड के गानों में जो राष्ट्रीयता है उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बेसिकली जब आप बात करते हैं हिंदी के राष्ट्रीय काव्य की, तो हम शुरुआती से चर्चा करते हैं। ये सिलेबस आपका सभी विश्वविद्यालयों के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आप देखने का प्रयास करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एक प्रकार से आई थी 2020 में, लागू हुई 2022 में, और उसी के अकॉर्डिंग परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं, मतलब होती हैं सेमेस्टर टाइप की। उससे पहले ईयरली एग्जामिनेशन आपके होते थे। बहरहाल बीए तृतीय वर्ष 5म सेमेस्टर में हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है, उसी का पाठ्यक्रम हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखने का प्रयास करते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भैया? इकाई नंबर 1 में हमको पढ़ना है वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य। अच्छा, इसके कई सिलेबस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कई कविताओं की व्याख्या मैंने ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। चंद बरदाई पहले कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल कौन सा काल है? वीर गाथा काल को आदिकाल कहते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता रहा है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये बात आप ध्यान रखें, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं और हैं भी। तो चंद बरदाई एक प्रकार से बड़े फेमस विद्वान रहे हैं। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, उसी के रेवा तट समय का एक अंश है। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय, चूँकि रेवा तट मतलब ये पृथ्वीराज रासो जो है वो समय में बटा हुआ है, तो उसके रेवा तट समय के अंश जो है खासकर चढ़त राज पृथ्वीराज। अब ये कुछ इस तरीके से है कि चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्निदेव दिशा कसी, ठीक है। सब भूमि नृप नृपति चरण चौहान लग्न धसी। इस तरीके से मतलब जब पृथ्वीराज चौहान चलते हैं उस समय का वर्णन है कि जब पृथ्वीराज रेवा तट की ओर प्रस्थान करते हैं और मार्ग में जब राजाओं का उपहार लेकर के निकलने लगते हैं, तो उसी समय एक प्रकार से आप देखते हैं उसके चलने पर किस तरीके से हाहाकार होता है, किस तरीके से गुणगान होता है। यही सब इसमें बताया गया। थोड़ा सा है, छोटा सा, इसकी व्याख्या मैंने कर रखी है पेपर नंबर मतलब कि चैप्टर नंबर 1 के नाम से। तो आप प्लीज़ अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी 2024 वाले में, ठीक है। दूसरे कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं जगनिक। जगनिक की अगर बात की जाए तो जगनिक की रचना कौन सी है? जगनिक की रचना है भैया आलखंड, जिसमें आपकी आलखंड में नैनागढ़ की लड़ाई संकलित है। नैनागढ़ की लड़ाई को ही आल्हा का विवाह कहते हैं। आल्हा का विवाह और नैनागढ़ की लड़ाई एक ही, चूँकि आल्हा के विवाह में ही नैनागढ़ की लड़ाई हुई थी। प्रथम 5 सुमिरन अंश आपका संकलित है, जिसमें आपका है कि गया न कीन्ही जिन कल जुगमा, कासिम घोड़ दान नहीं दीन, और जनमत बैरी जिन मारा नाम, नाहक जन्म जगत में लीन, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमको पढ़ना है।
भयानक मार तक, यानी कि 5 सुमिरनी अंश पढ़ना है शुरुआत के दौर में। चूँकि आल्हा जब भी गाया जाता है तो उसमें जो पहला शुरुआती आल्हा होता है उसमें देवी देवता का नाम लेकर के उसके बाद में गाया जाता है, तो देवी देवताओं के नाम को ही सुमिरनी कहते हैं। ऐसे ही ये परंपरा प्राचीन काल से ही चलती आ रही। संस्कृत काव्य शास्त्रों में भी आप देखेंगे, हिंदी में भी आप देखेंगे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस रचना है, उसमें मंगलाचरण आपको मिलता है संस्कृत में, जैसे कि वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। तो इस तरीके से जानकारी मिलती है, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। नैनागढ़ के राजा हुआ करते थे उस समय नेपाली सिंह, उन्हीं की पुत्री थी सुनमा। उन्हीं सुनमा का विवाह हुआ था आल्हा के साथ, तो आल्हा और सुनमा का विवाह हुआ था, ठीक है। नेपाली सिंह की पुत्री थी सुनमा। महोबा के राजा थे परमाल, ठीक है। परमाल के ही एक प्रकार से परमाल के ही यहाँ आल्हा और उदल ये सब रहा करते थे, ठीक है। तो यही शादी होती है, उसी में एक प्रकार से चीज़ें होती हैं। नेपाली सिंह के पुत्र थे जोगा भोगा विजय और एक पुत्री थी सोनमा। तो जोगा भोगा के मोर्चा पर लड़ी हैं खूब वीर मलखान, इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अरे आगे फौजय दूनों सज गए मची हैं घोर जोर घमसान। ऐसे आल्हा कैसे पढ़ते हैं, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। मैं पढ़ाया हूँ इसको कि बजय नगाड़ा नैना गढ़ में सबिया फौज होए तैयार और भोर भुरौ हो फाटत खन मारो मुहबे के सरदार। इतना कह के दोनों चलिए अपने महल पहुँचे जाए सेना छुटगा दिन नायक सो झंडा गढ़ निशा को आए। इस तरीके से आल्हा जो है पढ़ा जाता है। लास्ट की पंक्तियां हैं कुछ जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं कि आगे फौजें दोनों सज गए मची हैं घोर शोर घमसान। आगे फौजें दोनों सजी हैं और मची हैं घोर शोर घमसान और जोगा भोगा के मोर्चा पर लड़ी हैं खूब वीर मलखान। तो इस तरीके से आप आल्हा देखेंगे तो आल्हा में शुरुआत में तो भगवान की पूजा पाठ, भगवान की सुमिरनी होती है। फिर उसके बाद में जब नैनागढ़ की लड़ाई पढ़ेंगे तो 5 अंश, उसके भी अंतिम 5 अंश हमको पढ़ना है, जिसमें कि भोर भुरहरे, जैसे मैंने पढ़ा नहीं था कि जो है भोर भुरहरे लड़ी हैं खूब वीर मलखान। यहाँ पर लास्ट में जो मैंने पढ़ा अभी कि जोगा भोगा के मोर्चा पर लड़ी हैं खूब वीर मलखान, तो ये यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के जगनिक का जो है एक प्रकार से जो आल्ह खंड है उसी की नैनागढ़ की लड़ाई हमको यानी आल्हा का विवाह पढ़ना है। तो आल्हागढ़ के विवाह, नैनागढ़ की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो नैनागढ़ की लड़ाई हुई थी, नैनागढ़ के राजा थे नेपाली सिंह, उन्हीं के पुत्र थे जोगा भोगा और विजय, और उनकी पुत्री थी सोनमा जिसका आल्हा का विवाह जिनसे होना था। तो आल्हा के बीच में नैनागढ़ की लड़ाई हुई थी और नेपाली सिंह के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इकाई नंबर 1 में हमको इतना ही पढ़ना, 2 चैप्टर पढ़ना, तो इसको मैंने पढ़ा ही दिया है ऑलरेडी। इसकी व्याख्या अवेलेबल है पढ़ी हुई यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिएगा। बाकी इकाई नंबर 2 की अगर बात करें तो भक्ति और रीति काल का राष्ट्रीय काव्य, इसमें कुछ पढ़ना है नहीं, बहुत ही सरल आपका जान लीजिए टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको व्याख्या देख लेनी है, थोड़ा बहुत उसका भी परिचय जान लेना है। भक्ति और रीति काल का राष्ट्रीय काव्य। अब इसमें भक्ति काल में आप देखें गुरु गोविंद सिंह, भक्ति काल में ज़्यादा राष्ट्रीय काव्य मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि देश जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई राष्ट्रीय विचारधारा उतनी थी नहीं। गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है, इन्होंने लिखा कि देहु शिवा बर मोह है, ठीक है। इसके अलावा बाण चले ते कुमकुम मानो और यो सुन के बतियान तिह की। तो ये 3 जो है चीज़ें आपको पढ़नी है, इसकी भी व्याख्या मैं कर चुका हूँ गुरु गोविंद सिंह जी की, ठीक है। तो ये 3 पंक्तियाँ ज़्यादा लंबी नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको रीतिकाल में ही महाकवि भूषण के बारे में आपको ना पता हो तो महाकवि भूषण ऐसे कवि हैं रीतिकाल के, हिंदी साहित्य के भी कवि, हिंदी साहित्य के कवि हैं बेसिकली, और इन्होंने एक प्रकार से इतना काम किया है खास करके, या इतना एक प्रकार से नहीं, मतलब ये राजाओं के साथ जाते थे, युद्ध में लड़ते भी थे और लिखते थे, यानी युद्धों का सजीव चित्रण किया इन्होंने। इन्होंने लिखा कि इंद्र जिम जम्भ पर, इन्होंने क्या लिखा, इंद्र जिम जम्भ पर, ठीक है, इंद्र जिम जम्भ पर बाणो सुअम्भ पर रामन संदेश पर रघुकुल राज हैं पवन बरिबाह पर शंभुरतिनाह पर ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम दिजराज हैं
दावा द्रमचंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृगराज हैं तेम तम अंश पर, कान्ह जिम्ह कंस पर, त्यों मलेच्छ बान पर शेर शिवराज हैं। मतलब कि जो मलेच्छ राजा उन पर शिवराज उसी प्रकार से, या शिवाजी एक प्रकार से उसी तरीके से भारी हैं जिस तरीके से रावण पर राम जी थे, कंस पर भगवान श्री कृष्ण जी थे। इस तरीके से तुलना इन्होंने करी है। तो मतलब भूषण जी ने। इसके बाद बाने फहराने घहराने घंटा, ये लिखा इन्होंने, बाने फहराने घहराने घंटा, गजन के नाही ठहराने, राव राने देश देश के। मतलब इनके सामने कोई राजा टिका नहीं। मतलब पूरी व्याख्या मैंने बताई तो देख लेंगे आप। निज म्यान में मेउखें, तलवार के बारे में यहाँ पर। इसके अलावा दारुण दहत हरनाकुश बिदारिबी को, हिरणाकुश, जो हरनाकुश का मतलब होता है हिरणाकुश, तो हिरणाकुश को एक प्रकार जिस तरीके से भगवान ने मारा, इस तरीके से पूरी चीज़ें यहाँ पर। दारुण दहत हिरणा मतलब हसा कुश बिदारिये को, भयो नरसिंह रूप तेज विकरार है। मतलब इस तरीके जैसे नरसिंह रूप लिया था भगवान ने। भूषण भनत तो ही रामन के भारी बिको, रामचंद्र भयो रघुकुल सरदार है। जिस तरीके से रावण को मारने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया था। कंस के कुटिल बल बंसन बिंधुसबे को, भयो जदुराय वसुदेव को कुमार है। मतलब जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के लिए जन्म लिया था। पृथ्वी पूरहूत साहि के सपूत शिवराज, मलेच्छन के भारी बे को 13 अवतार है। मतलब शिवराज भूषण, मतलब कि शिवराज यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में कह रहे हैं, शिवराज के बारे में पढ़े, कह रहे हैं कि पृथ्वी के एक प्रकार से जो भी मलेच्छ राजा हैं जो अत्याचार कर रहे हैं उनको, उनके लिए एक प्रकार से आप क्या हो, आप एक अवतार हो, इस तरीके से भूषण जी कहते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से मैंने इसकी भी व्याख्या करी, इकाई 2 भी आपकी समाप्त कर दी है। इसके बाद में आगे जो आपका बच रहा था, आगे इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 की अगर बात करें तो भारतेंदु और द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य इसमें आपको पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र में भी राष्ट्रीयता आपको मिलेगी, जैसे कि उन्नति चितहार्य परस्पर प्रीति बढ़ावे, ये एक प्रकार से इनके दोहे हैं। उन्नत चित्त है आर्य परस्पर प्रीत बढ़ावें, कपट नेह तज सहज सत्य व्यवहार चलावें, जब न संसरग जात दोष गण इन सो छूटें, सबे सुपथ पथ चलें नितहीं सुख संपत्ति लूटें। मतलब कि तज विविध देव गति कर्म मति एक भक्ति पथ, सब गाहें हे भोगवती समगुप्त हरि प्रेम धार नितहीं बहाय। इस तरीके से इन्होंने कहा कि उन्नत चित्त हैं आर्य परस्पर प्रीति बढ़ावा, ये इनकी पंक्तियाँ जो मैंने अभी पढ़ी वो शामिल है। बल कला कौशल अमित विद्या वत्स भरे मिल लहाएं, ये। और इसके अलावा भीतर भीतर सब रस चूसें, अंग्रेज लोगों के खिलाफ बोला है कि भीतर भीतर सब रस चूस रहे हैं, जैसे भंवरे जो होते हैं फूल पर बैठ करके उसके रस चूस लेते हैं। सब गुरजन को बुरा बतावे, तो इस तरीके से ये भारतेंदु हरिश्चंद्र में जो राष्ट्रीयता आपको दिखेगी उसकी व्याख्या भी हमको करनी है। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है आपको, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। इसके बाद में आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की अगर बात की तो हरियोध इनका पूरा नाम, मतलब हरियोध इनका उपनाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम है, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, एक रचना है करमवीर और दूसरी है जन्मभूमि। करमवीर और जन्मभूमि दोनों रचनाओं की व्याख्या ऑलरेडी मैंने करी हुई है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा द्विवेदी युग से बड़े विद्वान आदमी थे मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी रचना है आर्य और मातृभूमि। तो आर्य और मातृभूमि जो कविता है उसकी भी व्याख्या एक प्रकार से मैंने लगभग कर रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कई चीज़ों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। मैथिली शरण गुप्त के बारे में अगर बताऊँ तो इनकी जो आर्य रचना है बड़ी लंबी है, ठीक है। मातृभूमि भी ठीक ठाक रचना है, तो इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास। आर्य छोटी सी है, मातृभूमि लंबी रचना है, ठीक है। तो पूरी विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इकाई नंबर 4 में देखेंगे। इकाई नंबर 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 4 में छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य विचार जो है वो। अब जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि छायावाद से रिलेटेड हैं और छायावाद में भी रह करके इन्होंने काव्य से रिलेटेड रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ठीक है। क्लियर? चेहरा बड़ा बड़ा काला आ रहा है क्यों? 1 मिनट रुकेंगे। तो वही कह रहा था कि भाई माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है माखनलाल चतुर्वेदी वीर, मतलब कि ये राष्ट्रीय काव्य में
पुष्प की अभिलाषा और जवानी इनकी कविता अगर आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, एकदम से बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में देख लें। जयशंकर प्रसाद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के कवि परिचय के बारे में, साहित्यिक परिचय, कुछ रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। हर एक कविताओं मतलब हर एक कवि के बारे में आपको रचनाओं के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है। फिर उसके बाद में इनकी रचना है प्रयाण गीत, जिसमें हिमाद्री तो मतलब हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये रचना इनकी है जयशंकर प्रसाद जी की। मैं एक बार अगर पढ़ दूँ तो बड़ी ज़बरदस्त रचना लिखी है, ठीक है। क्या लिखा है? प्रयाग गीत है हिमाद्री तुंग श्रृंग से कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुष्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्त रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, आराति सैन्य सिंधु से सुवाग्नि से जलो, प्रवार प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो। ये कविता इनकी है प्रयाग गीत से, बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा एक दूसरी रचना है जो बड़ी फेमस रचना इनकी रही है, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। ये रचना इनकी बड़ी फेमस है। छोटी सी कविताएं हैं, इनकी व्याख्या हम लोग इनकी नाटकों में जो कविताएं मिली हैं उनकी व्याख्या हमको देखनी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगले विद्वान हैं हमारे जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके बारे में जानेंगे। निराला इनका उपनाम है। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, छायावाद के शंकर कहे जाते हैं महेश ये, ठीक है। और छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित रचनाएं नहीं लिखी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात करें तो इनकी रचना है भारती वंदना, भारती जय विजय करे, और इसके अलावा जागो फिर एक बार, इनकी रचना बड़ी फेमस है, जागो फिर एक बार, ठीक है। भारती वंदना, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे, लंका पतदल सतजल, तो इनकी रचना बड़ी फेमस होती हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जागो फिर एक बार इनकी रचना बड़ी फेमस रही है कि जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती हैं द्वार, जागो फिर एक बार। कविता है, विस्तार से व्याख्या, हम लोग लंबी कविता थोड़ी सी है, व्याख्या करते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। इन सभी कविताओं, अधिकतर कविताओं की व्याख्या हो चुकी है, कुछ कविताओं की व्याख्या बाकी है। बाकी यहाँ पर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी, पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना है। पुष्प की अभिलाषा में क्या कहते हैं कि पुष्प क्या कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग पर इठलाऊं। कहता क्या है पुष्प कि मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो इस तरीके से पुष्प की अभिलाषा है इन्होंने लिखी। जवानी कविता बड़ी फेमस कविता है कि प्राण अंतर में लिए तू चल जवानी, प्राण अंतर के लिए पागल जवानी, कौन कहता है तू विधवा हुई, खो आज पानी, चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही हैं सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेर कर ले, भूमि सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी, प्राण अंतर के लिए पागल जवानी। इस तरीके से जवानी कविता बड़ी लंबी कविता, मतलब लंबी ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ लंबी है, व्याख्या चर्चा करेंगे। यहाँ पर लंबा भी कविताओं सारे को पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना है वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी, बड़ी फेमस कविताएं हैं, आपने बचपन में सुनी होगी। बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और वीरों का कैसा हो बसंत ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। उसमें रचना क्या है कि आ रही हिमाचल से पुकार है उदद गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब कुछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, बसु बधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर बेस में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का ऐसा हो बसंत। आगे और भी कविता है, ठीक है।
झांसी की रानी आप कविता पढ़े होंगे कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोल मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये कविता बचपन में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो ये कविताएं आपको पढ़नी है। तो इसका अर्थ वगैरह बहुत सरल है, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, कोई इसमें बताने लायक कोई चीज़ होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको बताया जाए। ठीक है। इकाई नंबर 5 छायावधोत्तर राष्ट्रीय काव्य के बारे में देखेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की अगर बात की तो इनकी रचना है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कुछ उथल पुथल मच जाए। बड़ी फेमस कविता इनकी रही है। ठीक है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे क्या हो जाए, कुछ उथल पुथल मच जाए। ठीक है। एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यनाशों का धुआंधार जग में छा जाए। और मतलब आगे फिर यही कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कुछ उथल पुथल मच जाए। ठीक है। बड़ी फेमस कविता है, तो इसको जानेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। ये भी रचना इनकी बड़ी फेमस है। क्या कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है, जिस दिन सबसे पहले जागे नौ सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो बिमल बितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है वह देश हमारा यह अभिमान हमारा है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। ये कविता इनकी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। इसके अलावा अपने फेवरेट कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी की अगर बात की तो शहीद अस्तवन की कविता है, जिसमें कलम आज उनकी जय बोल, बड़ी फेमस कविता है। कलम आज उनकी जय बोल जरा अस्थियाँ बारी बारी छिटकाएं जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। यानी उन लोगों को लेकर के लिखना चाहिए जिन्होंने एक प्रकार से बिना गर्दन के मोल के ही अपने प्राणों की आहुति देश के प्रति न्यौछावर कर दी। उन लोगों की कलम आज लेखनी करे और उन लोगों की ना करे जो किसने कुछ नहीं किया। ठीक है। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुखोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही लुलपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही आज तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये है रामधारी सिंह दिनकर। अगली कविता हिमालय। हिमालय भी जब बड़ी ज़बरदस्त कविता इनकी रही, तो इसको समझेंगे। फिर उसके बाद में श्यामलाल गुप्त जी के बारे में, पार्षद श्यामलाल गुप्त पार्षद की रचना है झंडा गीत। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा कविता सुनी है, बड़ी फेमस कविता है। ठीक है। बड़ी फेमस कविता है झंडा ऊंचा रहे हमारा। कैसे कविता कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये रचना किसकी है? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की है। तो इस रचना की व्याख्या भी हमको देखनी, छोटी सी रचना है, ज़्यादा लंबी है नहीं। फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इकाई नंबर 6 में पहुँचेंगे। इकाई नंबर 6 में समकालीन राष्ट्रीय काव्य का प्रथम चरण हमको देखना है, जिसमें श्याम नारायण पांडे जी की रचना है चेतक की वीरता। चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम है और दूसरी राणा प्रताप की तलवार। बड़ी फेमस कविता इन्होंने लिखी है चेतक की वीरता, जिसमें कि चेतक के बारे में, चेतक एक घोड़ा है जो कहते हैं कि भाई जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस तरीके की कविता है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हाँ यही रहा, हाँ यही यहाँ नहीं वह वहीं रहा,
यहाँ नहीं थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं कौशल दिखलाया, चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया, बिखर विराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर ठहर गया, भाला गिर गया निसंग है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो ये था राणा प्रताप का घोड़ा। हाथी का एक प्रकार से मुखौटा आगे लगा रहता था, और जब घोड़ा उड़ता था तो हाथियों को लगता था ये कौन सी हाथी आ गई। घोड़े भागने लगते थे कि हाथी मानो पगला गई हो। इस तरीके से सारे जितने भी दुश्मन के जो एक प्रकार से होते थे सेना में, वो भगदड़ मच जाती थी। राणा प्रताप की तलवार जो थी बड़ी फेमस थी। राणा प्रताप की तलवार के बारे में कविता लिखी गई है, इस पांडे जी ने लिखी है, श्यामनारायण पांडे जी ने, कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, कल 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 बहती थी रव गंगा, ठीक है, अरिदल को डूब नहाने को तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को बैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। ऐसे ही पूरी रचना आप पढ़ेंगे, थोड़ी सी 2 पंक्तियाँ और हैं, अभी पढ़ूंगा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से ज्वाला और एकदम से मतलब वीरता की हुंकार आ जाएगी। वीर रसपूर्वक कविता है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की बात करें, इनकी रचना है उठो धरा के अमर सपूतों, एक रचना है, और वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये किसकी रचना है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की। कौन सी रचना है? कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, नया प्रभात है नई बात है नई किरण है ज्योत नई, नई उमंग है नई तरंगे, नई आस है सांस नई। तो इस तरीके से ये स्वतंत्रता के बाद की कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की है। और एक कविता है उठो धरा के अमर, मतलब वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। इसी कविता मैंने कहा नहीं था कि भाई वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो तो सामने पहाड़ हो तो कहाँ से निकल चलो, बगल से निकल चलो। ये मैंने कहा नहीं था, एक बार मैंने बड़े मंच पर कहा था। तो ये कविता बड़ी ज़बरदस्त है, दोनों कविताएं बेसिकली। इसके बाद में ये सब कविता आप लोग पढ़े भी होंगे पहले, जो छोटे छोटे जब कक्षा 4-5 में होंगे 6 में होंगे तब ये सब कविताएं आपको मिलती रही होंगी। गोपाल प्रसाद व्यास जी की अगर बात करें, गोपाल प्रसाद व्यास जी जो हैं, इनकी रचना है खूनी हस्ताक्षर, शहीदों में तू नाम लिखा ले रे। तो ये 2 कविताएं इनकी पढ़नी है हमको। इसके बाद में इकाई नंबर हम लोग 7 में देखेंगे, समकालीन राष्ट्रीय काव्य में का द्वितीय चरण जो चला, उसमें एक प्रकार से कौन कौन से कवियों की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अब इसमें देखें, इसमें आपकी रचनाओं में बेसिकली आप देखेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है मातृभूमि रचना, तुम्हें नमन, चल पड़े जिधर दो डगमग में। तो ये रचना जो है कविता इनकी तुम्हें नमन नाम से आपके पाठ्यक्रम में है। और अगले विद्वान हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। कदम मिलाकर चलना होगा और उनकी याद करिए, 2 कविताएं इनकी पढ़नी है हमको। इसके अलावा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की रचना है मातृवंदना और हम भारतवासी। तो ये हमको रचनाएं पढ़नी है, कविताएं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में इकाई नंबर अगर हम बात करें 8 इकाई यानी लास्ट इकाई की, तो हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य, यानी कि जो बॉलीवुड या हिंदी की फिल्म जो बन रही हैं उसमें जो एक प्रकार से रचनाएं हैं, खासकर कवि प्रदीप की बड़ी फेमस रचनाएं हैं। कवि प्रदीप की रचनाओं में जैसे कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, ये कविता बड़ी फेमस इनकी कविता है, ठीक है। क्या भाई कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, ये कविता किसकी है? कवि प्रदीप की है। कवि प्रदीप ने बड़ा काम किया है बेसिकली हिंदी गीतों में। ये आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है एक मूवी आई थी 1943 में किस्मत नाम से, उस मूवी में ये गाना था। इसके अलावा अगला गाना इनका है ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। ये गैर फिल्मी गीत है, मतलब ये किसी फिल्म में नहीं है, बिना फिल्म के ही गीत गाया गया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये एक प्रकार से गाना था। ये शुभ दिन है आज़ादी का, ऐसे पूरा गीत था भी है कि ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर
मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, ये बड़ी फेमस जो है गीत है। और 15 अगस्त 26 जनवरी को ये बिना गीत ये बजे गीत जो है, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी मेरे हिसाब से किसी स्कूल में नहीं होता होगा, हर स्कूल में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और इनके गीत है आपके पाठ्यक्रम में, कवि प्रदीप ने लिखा है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये जागृति मूवी आई थी 1954 में, 1954 में। उस मूवी में गाना था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ठीक है, ये गाना है। इसके अलावा एक गाना आपने सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये भी जागृति मूवी का गाना है, 1954 में प्रकाश मतलब मूवी का एक प्रकार से आई थी। इसके अलावा साहिर लुधियानवी की एक गीत है, बड़ा फेमस गीत है साहिर लुधियानवी का। वो गीत है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। 1957 में मूवी आई थी नया दौर। नया दौर मूवी में एक प्रकार से गाना है। ठीक है, कौन सा गाना भैया? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ठीक है, तो इस देश में एक प्रकार से मतलब ये गाना है कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, यह चौड़ी छाती यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे होए, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचलती हैं झूमे मस्ती में। मतलब गाना है, अब इसको गाएंगे तो अच्छा होगा। मैं तो इसे कविता की भांति पढ़ रहा हूँ तो उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसके अलावा फिर बाद में आते प्रेम धवन जी का गीत। प्रेम धवन का गीत है, छोड़ा कल की बातें, कल की छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये हम हिंदुस्तानी मूवी आई थी 1961 में, उस मूवी का गाना है। इसके अलावा नीरज की मूवी आई थी, मतलब कवि नीरज जो है इन्होंने लिखा एक गीत, ए मेरे प्यारे वतन। ए मेरे प्यारे वतन मूवी है, एक काबुली वाला नाम की मूवी आई थी 1961 में, जिसका एक प्रकार से मूवी लॉन्च हुई थी। इसके अलावा कैफ़ी आज़मी का एक गीत है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। ये गाना है हकीकत मूवी का। हकीकत मूवी आई थी 1964 में, उसी मूवी का ये गाना है। ठीक है, इसके अलावा राजेंद्र कृष्ण का एक गाना है, राजेंद्र कृष्ण की, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा देश है मेरा। सिकंदर आज़म मूवी का गाना है, 1965 में ये मूवी आई थी। और उसी मूवी में गाना है कैफ़ी आज़मी का, कर चले हम, नहीं कौन सा गाना है, जहाँ डाल डाल पर, सॉरी राजेंद्र कृष्ण का गाना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया जो है करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। ये इनकी रचना है। इसके अलावा गुलशन बावरा बड़े फेमस रहे हैं। गुलशन बावरा भी गीत लेखक रहे हैं। उपकार मूवी आई थी 1967 में, उसी मूवी में गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ठीक है, तो ये गाना बड़ा फेमस है। इसके अलावा अगले जो आपके लेखक हैं, मतलब कि कवि हैं, गीत लेखक, वो हैं इंद्रिवर। इंद्रिवर की अगर बात की तो इनकी रचना है प्रीत जहाँ की रीत सदा। पूरब और पश्चिम नाम की गीत आई थी, मतलब मूवी आई थी 1971 में, उसी मूवी में ये गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ठीक है, ये गाना एक प्रकार से मतलब कि ये गाना कैसा है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। मतलब ये गाना भारत को लेकर के है, और इसके अलावा बड़ा फेमस गाना रहा है। इसके अलावा लास्ट जो है कवि हैं प्रसून जोशी जी, इन्होंने लिखा है, गीत लेखक हैं, देश रंगीला रंगीला देश हमारा रंगीला। ये मूवी आई थी फना मूवी। ठीक है, 2006 में इस मूवी आई थी। ये मूवी बड़ी फेमस मूवी हुई, आमिर खान की और शायद काजोल हैं या कुछ, तो फना मूवी आई थी। इसमें एक प्रकार से बड़ा फेमस एक डायलॉग आता है, आमिर खान बोलता है कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, अरे हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसा करते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। ये एक प्रकार से आया था। क्या, फिर से एक बार बोलूं, हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसा करते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। ये एक प्रकार से फना मूवी का ही डायलॉग है, मतलब उसमें बोलता है। तो उसी मूवी का ये गाना है, देश रंगीला रंगीला देश मारा रंगीला, प्रसून जोशी जी का है। ठीक है,
चर्चा करेंगे इस पर। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस होगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें इतना ही पढ़ना था अब हम लोगों को। इसके अलावा अगर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये बीए के 5th सेमेस्टर में, बीएससी के और बीकॉम के सभी के 5th सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल होता है, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में इसको आपको पढ़ना ही होता है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो अब आप हमारा दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा चैनल मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर, ठीक है। को करिकुलर मास्टर नाम से एक चैनल मैंने बनाया है। इस चैनल पर आपको को करिकुलर की जो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की सारी क्लासेस होंगी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो आप जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपकी क्लासेस लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट पर होती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल।